कि जो भी है, हमें आधुनिकता जो हमें दिख रही है आज की, वो और जो भारत की परंपरा रही है, वो आज एक साथ चल सकती है या नहीं चल सकती है। हमारे यहाँ जो भारत की विशेषता रही है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति का हमने कभी शोषण नहीं किया, जितना लिया उससे ज्यादा देने का हमने हमेशा प्रयास रखा। और आज की जो वर्तमान व्यवस्था है वो उस गांव को खत्म करने पर लगी थी। अंग्रेजों के टाइम पे हो गया, भारत को विभाजित किया गया कमजोर करने के, क्योंकि उनकी नीति थी बिल्कुल फूट डालो राज करो। तो देश को भी तोड़ो, समाज को भी तोड़ो, परिवारों को भी तोड़ो, पति पत्नी को भी तोड़ो, तो सबको तोड़ो। 64 कलाओं से भारत के प्रत्येक गांव की महिलाएं सुसज्जित होती थी, और पुरुष 72 कलाओं से। तो उनको खेत की जुताई करनी पड़ेगी। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तो ये तो सार्वभौमिक है, लेकिन आपको जुताई कैसे करनी है वो होती है तकनीक। तो तकनीक लोकल होनी चाहिए। विज्ञान तो वही है, खेत की जुताई होगी तो बोएगा, लेकिन तकनीक हमने ले ली लोकल ना लेकर के विदेशी ले ली, विदेशी बाहर की। हमको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है। अब तो सिस्टम ऐसा बना दिया, ठीक है, क्योंकि अब कंपनियों का शासन है। जहां गांव से 1 रुपया भी बाहर नहीं जाता था, आज उस गांव से सब कुछ कंपनियों के पास जा रहा है। पूरे भारत में जितनी घी की खपत है उतने लीटर भारत में दूध रही है। मैं जितना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, आपकी उम्र 50-60 से करीब होगी जी। आपने कई सरकारें देखी होंगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तक ऐसी कोई सरकार है जिसने देश के हित में काम किया हो? कोशिश करी करने की। एक मैं वो बताता हूँ, पहले बोलते थे यहाँ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट बोलते थे, तो जो ब्रिटिश शब्द था उसमें चिप चिपका गई है। आपके हिसाब से भारत है क्या? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने हमारी पिछली सीरीज जो कि रुपये पर बहस थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, और जितने हमें व्यूज़ आए हमारे चैनल पर उसके आधे व्यूज़ होंगे। 1-1.5 लाख से ज़्यादा हमारे चैनल पर व्यूज़ आए उस रुपया सीरीज़ को लेकर, और इसी के आधारित पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू करने की सोची है वीरेंद्र सिसोदिया के साथ में, ताकि जिस तरीके से आपने हमें उस सीरीज़ पे प्यार दिया था, आगे भी ऐसे ही हमें अगली सीरीज़ जितनी भी हम बनाएंगे इनके साथ में, उस पर हमें प्यार देते रहेंगे। और हमारी सीरीज का नाम होगा कि इंडिया को भारत कैसे बनाया जाए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर वीरेंद्र सिसोदिया जी। आपको भी धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं ओपन क्वेश्चन के सबको जो है नमस्ते, सभी का आभार, धन्यवाद। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका जो एक विचार है कि इंडिया को भारत बनाना है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपके हिसाब से भारत है क्या? इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि कि भारत वो है जो आज की सरकारें हमें बता रही हैं, या फिर भारत वो है जिस पर अंग्रेजों ने राज किया, या भारत वो है जिसको मुगलों ने लूटा, या फिर आपके अनुसार भारत वो है, भरतवंश महाभारत में दिखाया गया था, रामायण में दिखाया गया था, वो भारत है? आपके अनुसार भारत है क्या? देखिए, जो आज के प्रचलन में है ना, मैं यहाँ लिख दूं पेन से भारत, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे आप? उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे, भारत भारत पढ़ोगे ना? बिल्कुल। तो हमने एक शब्द लिख दिया भारत, ठीक है, तो उसको भी भारत ही पढ़ा जाएगा ना, कुछ और थोड़ी पढ़ा जाएगा? हाँ, भारत ही पढ़ेंगे। और उसके एक शब्द और जोड़ दें, माता और जोड़ दो उसके आगे, ठीक है, भारत माता। एक शब्द और जोड़ो, भारत माता की जय। तो ये जो भारत और भारत माता की जय, तो भारत बोलने से, ठीक है, या भारत लिख देने से भारत नहीं बनता, ओके, या भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय नहीं होती है। बिल्कुल, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भारत क्या है? भारत एक सभ्यता है, ओके, भारत एक संस्कृति है, ठीक है, भारत एक जीवन जीने की कला है, ठीक है, वो भारत है। ठीक है। भारत से भारतीयता को निकालना है तो क्या बचेगा? अगर वही चली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो वो बचेगा भारत की डेड बॉडी। हाँ, मतलब जैसे कि इंसान में से आत्मा निकाल दो तो क्या बचे? डेड बॉडी होगी, वो डेड बॉडी। अब डेड बॉडी को उठा के घूमे जाओ। ठीक है। अब हम भारत को, क्योंकि भारत एक बहुत प्राचीन राष्ट्र रहा है और भारत विश्व गुरु रहा है, भारत आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक
ऐतिहासिक दृष्टि से महान देश रहा है। ओके। वो रहा है, वो जब रहा है उसको याद करके या उसको हम ले करके, साहब हम बहुत दुनिया के बहुत महान राष्ट्र रहे हैं और उसको लेकर के हम चल रहे हैं या चले जाएं। और वर्तमान में हम पीड़ित, गरीबी से, रोगों से, लूट से, उससे हम ग्रसित हैं, अभाव से वो हम ग्रसित हैं। और हम कहें साहब हम तो बहुत महान राष्ट्र रहे थे। अरे रहे थे इसका क्या मतलब है? वो तो उन महान लोगों की देन थी, को श्रेय जाता है, उनकी देन थी कि भारत इतना महान रहा। बिल्कुल। हमारी क्या देन है जो भारत की दयनीय स्थिति पे हमने ले आके खड़ा कर दिया भारत को, तो और उस पे हम डींग मारे पूर्वजों की। हम ये कहें साहब हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। बिल्कुल। अरे वो महाराणा प्रताप के वंशज है, वो महाराणा प्रताप की महानता थी। अब उस महानता को तुम भुलाओगे? तुम क्या हो? हमसे तो ये पूछेगा कोई तुम क्या हो, तो निकल के आएगा आंसर कुछ नहीं। तुम कुछ हो नहीं। तो ये तो दूसरे के करे हुए को, दूसरों ने जो ख्याति प्राप्त की, औरों ने, हमारे पूर्वजों ने जी, उस ख्याति को हम उसका श्रेय लें, उसका लाभ उठाएं कि साहब हमारे पूर्वज तो ऐसे, भारत ऐसा बनाया, उन्होंने ऐसा बनाया। अरे तुमने कैसा बनाया? तुमने क्या किया? तुमने तो वो भी नहीं छोड़ा जो बना करके गए थे, जिस भारत को स्थापित किया था उन्होंने, कम से कम वहां रोके ही रखते। मैं यही कंफ्यूज हूँ अभी तक। हम मतलब मुझे वो संतुष्टता नहीं मिली इस आंसर से कि जिससे मैं ये समझ सकूं कि भारत ये था। अब मैं बताता हूँ भारत क्या था, जिसको हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। ये तो खंड खंड जो है अंग्रेजों के टाइम पे हो गया। भारत को विभाजित किया गया कमजोर करने के लिए, क्योंकि उनकी नीति थी बिल्कुल, फूट डालो राज करो। तो देश को भी तोड़ो, समाज को भी तोड़ो, परिवारों को भी तोड़ो, पति पत्नी को भी तोड़ो, तो सबको तोड़ो। ठीक है। तो उसमें उन्होंने भारत को भी लिया कि भारत को तोड़ो, भारत को विभाजित करो। इसलिए 24-25 जन कितने भागों में जो है भारत को तोड़ दिया, वो बांट दिया। और ये हुआ कि वो ऐसी नींव डाल करके गए कि आजादी के बाद भी भारत जो है वो एक ना हो पाए, वो टूटा। ऐसी जो है अभी तो हर जगह लड़ाइयां हैं। पंजाब की अलग लड़ाई चल रही है, सब जगह चल रही है, अपना देश अलग चाहिए। उधर साउथ और नॉर्थ की लड़ाई चल रही है। तो जो भौगोलिक दृष्टि से, मैं भौगोलिक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से इतिहास का जो भारत था, प्रकृति ने, ईश्वर ने इस क्षेत्र को सब कुछ दिया। सब कुछ मतलब ये एक तरह से जीवनी शक्ति के लिए, आर्थिक शक्ति के लिए यहां सब कुछ दिया प्रकृति ने। हर मौसम दिया, खेती के लिए मतलब एक बहुत उपजाऊ भूमि दी। बिल्कुल। पेड़ पौधे सब वनस्पतियां दी। बिल्कुल। यहाँ मतलब भूमि में जो भू संपदा है वो भी अथाह मात्रा में है, सब कुछ। तो ये वो क्षेत्र दिया। सुरक्षा की दृष्टि से भी एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ समुद्र है, दो साइड जो है समुद्र से जो है, 2-3 साइड समुद्र से है, पूरी जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ हिमालय खड़ा है। तो ये पूरा क्षेत्र इतना जरा सुरक्षा की दृष्टि से भी, संपन्नता, भव्यता, दिव्यता की दृष्टि से विशेष भूमि ये रही है। तो वो भारत है। अब हमारे यहाँ जो भारत की विशेषता रही है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इस तीनों का सामंजस्य स्थापित ये भारत, ये हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया कि भाई ईश्वर से हम जुड़े रहें, लेकिन ईश्वर का से बराबर हमारा जो है वो नाता जो है वो बना रहे, ताकि ईश्वरीयता यहाँ बनी रहे, हर मनुष्य में ईश्वरीयता व्याप्त हो, जीव मात्र में व्याप्त हो और वनस्पति मात्र में ईश्वरीयता वो बनी रहे, उससे हम कटे ना और ईश्वरीयता क्षीण ना हो। बिल्कुल। दूसरी बात, जीव भारत के अंदर जीव मात्र का ध्यान रखा गया है। या चींटियों को भी चुगाने की जो है व्यवस्था की गई है। हाँ, मतलब जब चलते हैं तो चींटी भी ना मर जाए हमारे उससे। बिल्कुल। ये व्यवस्था भारत में रही है। मतलब जीव मात्र का ध्यान रखना, ख्याल रखना, छोटे से छोटे का भी और बड़े से बड़े का भी। वो एकाग्र प्रकृति में विस्तार करने में, प्रकृति को जीवित रखने में, जीवंत बनाने में हर जीव का योगदान है जी। तो जीव मात्र का ध्यान रखना और प्रकृति का हमने कभी शोषण नहीं किया, कभी दोहन नहीं किया। प्रकृति से हमने वो लिया जो हमको जरूरत थी, जो हमको आवश्यकता थी, और वो भी कैसा लिया, जितना लिया उससे ज्यादा देने का हमने हमेशा प्रयास रखा। मतलब हमें हमारी जरूरत थी,
पेड़ की, लकड़ी की जरूरत थी हमें। ठीक है। तो हमने लकड़ी ली और पेड़ लगा दिए और पौधा लगा दिया। लेकिन अभी हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये सब नहीं मिल रहा। अभी तो हम लगातार ईश्वर की तो बात छोड़ दीजिए हाँ, आप, वो इस तो पर बहुत- तो डिबेट होती रहती है कि बिल्कुल, है या नहीं है। हाँ। इस पे डिबेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल फिर दूसरा, जीवों को तो हम मार मार के खत्म ही कर दे खत्म रहे कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल। कुछ प्रजाति तो बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी हमसे छोटा जीव होता है उसको तो हमको समझते ही नहीं है, कुछ चाहे नहीं, वो कुछ इंसान नहीं। हो, हाँ हाँ, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ना- इसके बाद आपके हाँ। तीसरी जो चीजें हैं कि प्रकृति। प्रकृति से हाँ, हम ले रहे हैं, प्रकृति। लेकिन दे हम कुछ नहीं रहे हैं। दे कुछ नहीं रहे। अब हम कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ और जो भी शोषण। हम, हाँ, तो अब जो शोषण भी हो मेरे ख्याल से हम दे रहे हैं हाँ। वो ऐसा ही है कि मतलब वो प्रकृति को नुकसान ही पहुंचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हाँ। अब मैं ये अगला सवाल मेरा ये रहेगा वीरेंद्र जी कि भारत अभी भी कहीं जिंदा है हाँ। का? कभी आप ऐसी कहीं कोई जगह गए हो जहां पे आपको लगा हो कि ये एक असली भारत है, अभी भी बना हुआ है यहाँ पे? हाँ, देखो भारत जो बनता है, ये जो मैंने ईश्वर जीव प्रकृति की बात कही है, वो है गांव। गांव, बिल्कुल। भारत का जो मतलब है, जो ईश्वर जीव और प्रकृति का आपस में सामंजस्य बना हो, एक दूसरे के पूरक रहते हो, वो व्यवस्था है गांव। बिल्कुल। और आज की जो वर्तमान व्यवस्था है, वो उस गांव को खत्म करने पर लगी हुई है। ओके। कि गांव भी वो ईश्वर जीव प्रकृति के आधार पर चलने वाला जीवन शैली वो गांव की है, इसलिए गांव को खत्म कर दो तो भारत खत्म। और किस तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है इसको? हाँ, ये जो है, देखो गांव क्या है पहले समझना पड़ेगा। ठीक है। या गांव क्या था वो समझना पड़ेगा। तो एक तो मैंने बताया ईश्वर जीव और प्रकृति, ये आपस में सामंजस्य स्थापित अगर रह सकता है तो गांव में रह सकता है, क्योंकि गांव का जो जीवन है वो प्राकृतिक जीवन है, नेचुरल जीवन है। वहां कोई भी आर्टिफिशियल वो नहीं है। अब ये जो आधुनिकता के नाम पर हाईटेक टेक्नोलॉजी जो इसको बोलते हैं कि आज के आधुनिक जीवन के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं, जो इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर ईश्वर जीव और प्रकृति को हासिल करने में या उनका पोषण करने में इस टेक्नोलॉजी का, जो आज की हाईटेक टेक्नोलॉजी है, उसका कहीं भी अगर योगदान हो तो मेरी चुनौती है। अच्छा, ये मतलब आप ये कह रहे हो कि जितनी भी हम लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे हम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल, ये विकास नहीं है, विनाश का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब इसका योगदान बताओ। देखो, टीवी है, मोबाइल है, इससे अब नजर मार के देखो, इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, घट रहा है? स्वास्थ्य की दृष्टि से तो घट ही रहा है। बिल्कुल। भाईचारा बढ़ रहा है, घट रहा है? भाईचारे से दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। हर घर में अब अलग अलग टीवी है, इससे परिवार जो है टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं? परिवार तो अलग ही हो गए, क्योंकि हर कमरे में अपना अपना हो गया टीवी, हर कमरे में अलग हो गया। अब मतलब इसमें किसी भी क्षेत्र को आप ले लो, ये भाई मानसिक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये 3 भागों में मनुष्य शरीर को जो है वो बांटा गया। इससे कौन से का विकास हो रहा है? मानसिक रूप से हम विकसित हो रहे हैं या शारीरिक रूप से हम? लेकिन ज्ञान तो मिल ही रहा है। क्या ज्ञान मिल रहा है? जैसे हम लोग टीवी पे न्यूज देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास जल्दी आ रहा है, पहले नहीं आता था। ज्ञान वो होता है कि जो हमारे जीवन में जीने के लिए काम आए, या केवल सुनने के लिए, दिमाग में बॉदरेशन, टेंशन, तनाव होने के लिए। ओके। वो ज्ञान, उसको ज्ञान कहोगे? वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज है। ओके। नॉलेज में और ज्ञान में जो है अंतर है, वो बड़ा अंतर है। ज्ञान वो होता है जो हमारे, जैसे ये तो हमने सुन लिया या पढ़ लिया, ये दो ही तो है। हाँ, जो प्रिंट मीडिया है वो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, इससे हम सुनते हैं, देखते हैं। तो इससे हमने कुछ सीखा नहीं। ओके। सीखना वो होता है, हमने बचपन में साइकिल चलाना सीख लिया, हाँ, तो वो ज्ञान हो गया। वो ज्ञान हो गया, साइकिल चलाना सीख लिया। अब उसको हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। साइकिल चलाना हमने सीख लिया, अब हम सीख तो कुछ रहे नहीं, सीख कुछ नहीं रहे, और हम सिर्फ जमा करते जा रहे हैं। हाँ, अभी तो भौतिक शरीर है, उसको रोटी चाहिए। हाँ, रोटी आएगी खेत से, खेत में से जब आएगी जब हम खेती करना सीखते हो, तो वो हम सीख नहीं रहे। अच्छा, वो हम छोड़ते जा रहे हैं। मैं एक बार एक सेंटेंस बोल देता हूँ, उसको क्लियर करना। जैसे खेती कैसे होगी ये मैंने पढ़ लिया, तो ये मेरी नॉलेज हो गई, वो नॉलेज है। लेकिन अगर मैंने खेती करना सीख लिया तो ये ज्ञान हो गया। बहुत बढ़िया, ये एकदम क्लियर हो गया मेरे को कि ज्ञान हो गया, नॉलेज में क्या डिफरेंस। हाँ, आपने कहीं पढ़ लिया, दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर है,
चले थोड़ी गए आप दिल्ली। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है, जितने भी प्रिंट मीडिया हो गए यहाँ पे, जितना भी है टीवी कंप्यूटर सब कुछ है, ये हमें नॉलेज तो दे रहा है, हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं दे रहा है। नॉलेज के साथ साथ बॉदरेशन दे रहा है, ये ओके। तनाव और डिप्रेशन दे रहा है। अच्छा। हाँ ओके भाई, थोड़ा जस्टिफाई करेंगे कैसे? मतलब जो हमको जानकारी मिली ठीक है। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के, हमको कोई जानकारी मिली, उसमें हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं। भाई अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा था। इजराइल का, ईरान का, ईरान। जन कहाँ का, वो युद्ध चल रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ भी ऐसे ही अब थे। क्या युद्ध होना अच्छी बात है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब ज्यादातर लोग आएगा ओके। कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, नहीं है। लेकिन जब अच्छी बात नहीं है तो रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, उसमें तुम्हारी भूमिका क्या है? मेरी तो कोई भूमिका नहीं है। तो उसको जान लेने से कि ईरान का इजराइल का युद्ध चल रहा है या उनका युद्ध चल रहा है, वो हमने जानकारी कर ली। उसमें ना तो मैं युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ना मैं उसको रोक सकता हूँ। क्या मतलब हो गया इसका? चलिए, अब मेरा एक जो सवाल होगा ना, शायद वो इसी पे आधारित है कि जो भी है, हमें आधुनिकता जो हमें दिख रही है आज की, वो और जो भारत की परंपरा रही है, वो आज एक साथ चल सकती है या नहीं चल सकती है? देखो, अब मैं ये बताऊं, विकास का मतलब ये नहीं होता। ओके, तो ये जो भी है विकास नहीं है। ये विकास नहीं है, ये विनाश। इसको तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैं गांव का व्यक्ति भी हूँ और मैं शहर में जॉब भी करता हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि शहर में 2-3 घंटे लगातार बारिश हो गई जहाँ मैं जॉब करता हूँ, और वहाँ यहाँ पैरों तक पानी भर गया, निकासी नहीं है वहाँ, जबकि नाले हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन पानी भर जाता है सड़कों पे। लेकिन गाँव में आप 4 दिन बारिश करवा लीजिए, वहाँ पानी नहीं भरता। ये मेरा देखा हुआ एक एग्जाम्पल है। अब आप अपनी बात कहें। अभी हम ये जो हमारा ये जो चल रहा है, वार्ता चल रही है, ये कितने बजे का टाइम था इसमें? 9 बजे का। क्यों नहीं कर पाए तब जब तक? बिजली नहीं आ रही थी। अब क्या बिजली नहीं आ रही था? बिजली नहीं इसका मतलब हम डिपेंड हो गए ना किसी पर। हाँ, डिपेंड हो गए, तो हमारी जो आज स्वतंत्रता थी वो डिस्टर्ब हो गई। हम आश्रित हो गए ना। हाँ। अब अगर ये जो पक्के मकान हैं जिनको हम कह रहे हैं विकास, आधुनिकता, इसकी जगह कच्चे मकान होते, नेचुरल, तो हमें बिजली की बाट देखनी पड़ती क्या? या जो बाग होते थे, हमारे पेड़ होते थे, हाँ, वो अगर होते तो हमें बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो आश्रित नहीं होते ना हम। बिल्कुल, हम आजाद होते, स्वतंत्र होते। बिल्कुल। तो ये आधुनिकता अलग चीज है। आधुनिकता का मतलब ये है कि देखो, एक होता है विज्ञान, ठीक है, एक होता है तकनीक। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। हम अगर खेती करनी है खेत में, तो हमको खेत की जुताई करनी पड़ेगी। ये विज्ञान है। ये विज्ञान है। तो ये तो सार्वभौमिक है। हाँ। जहां भी आप दुनिया में कहीं भी खेती करोगे तो खेत की जुताई करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन आपको जुताई कैसे करनी है, वो होती है तकनीक। ठीक है, वो तकनीक होती है। तो तकनीक लोकल होनी चाहिए। ओके, तकनीक लोकल होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लकड़ी है, पेड़ है, हमारे पेड़ थे हमारे जबरदस्त, और बैल थे। ठीक है, पेड़ से लकड़ी काटी, हल बनाया, लोहा हमारे यहाँ है, उसकी कुश बनाई, हल में लगाई, जुआ बनाया, जोत बनाया, नरसेल बनाई, और सन खेत में उगते थे, सन से रस्सी बनाई, पगहा, जेबड़ा जो बोलते थे, नाथ डाली, और हल बन गया। अब बैल हो गए, उससे हम खेतों को जोतते थे। ठीक है, तो ये तकनीक है। तो ये लोकल होनी चाहिए। लोकल। अब हम क्या कर गए? अब ट्रैक्टर आ गए। अब विज्ञान तो वही है, खेत की जुताई होगी तो बोएगा। लेकिन तकनीक हमने ले ली, लोकल ना लेकर के विदेशी ले ली। विदेशी, बाहर की तकनीक क्या है? ट्रैक्टर है, वो है डीजल पेट्रोल पर आधारित। ओके, डीजल पेट्रोल गैस ये हमारे यहाँ है नहीं। ओके, ये आप इसको जोड़ना चाह रहे थे। ठीक है। तो वो जो हमने विदेशी तकनीक लाई, ट्रैक्टर वाली, अब उसमें क्या हुआ? हम आश्रित हो गए दूसरों पर। ओके। अब हमने सुविधा के नाम पर जो तकनीक वहां से ली, उससे हमने खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है। जब उससे खेती करना शुरू कर दिया, तो हमारी जो लोकल तकनीक थी, लोकल तकनीक में जो चीजें इस्तेमाल होने वाली थी, वो निष्प्रभावी हो गई। मतलब उनका उपयोग खत्म हो गया। ओके। उपयोग खत्म हो गया तो बैल खत्म हो गए। ओके। पेड़ों की जरूरत खत्म हो गई। जो इमारती लकड़ी थी, इसीलिए पेड़ ज्यादा अब उगाता नहीं है कोई ध्यान नहीं देता उन पे। पहले जरूरत रहती थी, शीशम की कड़ा ये की जरूरत रहती थी, वो जरूरत खत्म हो गई। तो बेसिकली एक तरफ हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई। हाँ। अब जो ट्रैक्टर की खेती है,
तकनीक जो हमारी लोकल थी उसको हम आगे बढ़ा सकते थे। ओके। जैसे ट्रैक्टर में डीजल का इंजन है, तो हमको सिस्टम ये था कि इंजन की जगह उसमें बैल को फिट करते हम। ओके, क्योंकि लोकल हमारे पास बैल था हमारे पास, बैल को फिट करते, ऊंट को फिट करते, हाथी को फिट करते, घोड़े को फिट करते, उसमें फिट करते हैं। तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के, खेत के जितने भी आवागमन के साधन थे, उसमें अपनी लोकल तकनीक को ही हम विकसित करते, उसको विकास कहते हैं। विकास कहते हैं। तो मैं जो अभी आपकी बातों समझ पाया, वही समझ पाया कि जो आज की आधुनिकता है, आज का जो विकास है भारत का, वो डिपेंड होना सिखाता है। हाँ, और जो भारत की परंपरा रही है पुरानी, वो लोकल होना सिखाती है कि भाई जो आपके पास साधन है आप उन्हीं से ही काम कीजिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए। डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो तो गुलामी हो गई ना। अगर जब तुम आश्रित हो गए किसी पे तो गुलामी हो गई। अरे निश्चित। बिल्कुल। जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, लेकिन इससे तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा कि भाई। अरे मैं मेट्रो में आप बैठ जाओ, बैठ गए, मैं कहता मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, अब वो खुले ही ना। अब भाग सकते हो क्या? कहीं बस मेट्रो में घटना दुर्घटना हो जाए कहीं नहीं भाग, क्या निकल सकते हो क्या? तो इसको क्या कहेंगे, अपने गले में फांसी का फंदा स्वयं डालना। पर मेट्रो आने से देश का विकास तो हुआ ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो फिर वही बात आ गई। विकास मैं बताता हूँ विकास भाई देखिए, मैं विकास क्यों कह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझिए। हाँ। पहले मुझे गाजियाबाद से नोएडा, या सॉरी गाजियाबाद छोड़ देते हैं, या गाजियाबाद से ही मुझे अगर मुंबई जाना है तो मुझे दिन लगते थे, यहाँ मुझे जो है मतलब हफ्ते लग जाते थे। लेकिन अब मैं एक ही 2-3 घंटे में ट्रेन पकड़ूंगा, बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, ये तो विकास ही है ना। हाँ, समय बचा हमारा, ये विकास है। लेकिन मुझे ये तो बताओ, मैं परमात्मा ने सपना इस गांव में पैदा किया। ठीक है, ये मेरा जिला है, ये मेरा गांव। ठीक है। बम्बई क्यों जाना मुझे, ये बताओ। देखो, बम्बई मुझे 2 कारण से जाना सकता है। या तो मैं नौकरी करूं, जॉब करूं, इसलिए मुझे मुंबई जाना है, या बम्बई में कुछ ऐसा हो जो मुझे देखना चाहिए, नहीं, घूमने के लिए जाना चाहिए। बम्बई में लोग नहीं रहते, रहते हैं। तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई वहाँ? आप परमात्मा बेवकूफ था, उसने तुमको यहाँ पैदा किया। नहीं, जैसे भाई मैं बताता हूँ, जैसे मुझे अच्छी जॉब चाहिए, नोएडा में नहीं मिल रही सपोज कीजिए, लेकिन मुंबई में है, नोएडा में अच्छी जॉब। ये जॉब करने का हिंदी क्या है इसकी? नौकरी। नौकरी का क्या, नौकरी कौन करता है? नौकर। तो नौकर बनना ये कौन से विकास के पैमाने में आता है? नहीं, वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग तो कह गए हैं कि नहीं आता है। विकास के पैमाने में नहीं आता नौकर बनना। वो होता ना मध्यम वाला हिसाब था एक, कोई मतलब जब परमात्मा ने हमको यहाँ पैदा किया, हमको वहां जाना क्यों? फिर भी आप तो खैर पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आदमी पैसा कमाने भी जाता ही है। बात तो ये है ना। इम्पोर्टेंट हो नहीं गया, बना ये दिया बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत बनाया गया है इम्पोर्टेंट। ओके। देखो, ये तो हमने चर्चा कई बार की हुई है इस पे। हाँ, तो मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, मैं अपने सामने की बात करता हूँ। गांव, भारत गांव से बनता है, और गांव वो है जिसमें, गांव उसे कहते हैं जो अपने आप में गांव पूर्ण है, जिसको बाहर से किसी भी सामान की जरूरत ना पड़ती हो, आत्मनिर्भर हो, ओके, उसे गांव कहते हैं। गांव की प्रत्येक महिला में जब तक 64 कला नहीं है, 64 कलाओं से भारत के प्रत्येक गांव की महिलाएं सुसज्जित होती थी। 64 कला, और पुरुष 72 कलाओं से। ओके, इनमें से कुछ बता दीजिए। हाँ, जो पश्चिम के लोग हैं, वो भारत में एक अचरज करते हैं कि भारत की महिलाएं रोटी बनाती हैं और बिना प्रकाल के गोल बना देती हैं। तो उनके लिए ये बहुत अचरज की बात है। ओके, ये कला है, ये कला है, ये प्रैक्टिस भी है बेसिकली। गीत गाना वो कला है, भजन गाना कला है, जो हमारे घर की हर औरतें गा लेती हैं। हाँ, लाठी चलाना कला है, वो कला है। अब तो खैर नहीं चला पाती हैं, लेकिन चरखा चलाना कला है, टोकरा बनाना कला है, कपड़ा बनाना कला है, खेती करना कला है, ये कला है। ये सारी आती हैं, ये सारी कला में आती हैं। तो ये 72 कलाओं से प्रत्येक गांव का व्यक्ति सुसज्जित रहता था, और 64 कलाओं से महिलाएं, ये 64 कला होती थी। ठीक है, ये वो सारी कलाओं से हमको काट दिया है। ओके, सारी कलाओं से काट दिया। अपने आप प्राकृतिक तरीके से गांव चलते थे, आत्मनिर्भर थे,
कोई बाहर किसी दूसरे गांव पर भी डिपेंड नहीं होते थे हम। ओके, लेकिन आज हर है। गांव अपने आप में डिपेंड रहता था। लेकिन आज है। हाँ, लोगों के घर में एक एक दो दो तीन तीन कुंटल पीतल होती थी, ओके। चांदी होती थी, सोना होता था, ये सब में होता था। अब तो है नियम ही बना लेकिन दिए हैं। जो लग्जरी लाइफ थी गांव की, उसको पिछड़ापन, मेरा मतलब अगला सवाल भी यही था। ये ढोल बजाया कि साहब गांव का पिछड़ापन है, फलाना है, ये ढिमका मेरा है। अगला सवाल भी यही था कि गांव और कस्बे पिछड़ क्यों गए शहर के मुकाबले। क्योंकि देखो, अच्छा तुम एक चीज देखो, मुझे एक बात बताइए, मैं बताता हूँ, ये मेरे हिसाब से पिछड़ गए हैं या फिर जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है कि ये वो जिंदगी है, ये आधुनिकता है, मैं उसकी वजह से पिछड़ गए मैं हैं। बताऊंगा। हमको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है। ओके। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। ओके, आर्थिक से भी। आर्थिक रूप से विकलांग बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसी के पीछे ये जो हमारी लग्जरी लाइफ थी गांव की, अब मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। तुम कहीं जाओ, हाईवे पर कोई होटल हो, हाँ ठीक है, ठीक है, ढाबा हो, होटल हो, अच्छा होटल, उस पर जाना, उनसे पूछना भैया खाना खाना है, क्या चाहिए जी? रोटी चाहिए। अब रोटी कौन सी चाहिए? तवा रोटी या तंदूरी? एक तो गैस की रोटी, एक चूल्हे की, एक चूल्हे की रोटी, और एक तंदूर की, एक तंदूर की रोटी। तो सबसे महंगी रोटी उस होटल पर कौन सी मिलेगी? तंदूर की सस्ती मिल जाती है। चूल्हे की जो रोटी है वो सबसे महंगी मिलेगी, जो तवे पे सिकती है चूल्हे पर और घे में सेकी जाती है, जो चूल्हे में सिकती है। हाँ। वो सबसे महंगी है। हो सकता है। गैस की रोटी 10 रुपए की मिलेगी, हाँ, तंदूर की रोटी 20 रुपए की मिलेगी, जिसे हम तवा रोटी कहते हैं। हाँ, और तवे की और घे की जो रोटी है वो सबसे महंगी मिलेगी। और वो ये लिखा क्या रहता है? घर जैसा खाना। हर जगह लिखा रहता है। और हमारी जीवन शैली में तवे की चूल्हे की रोटी थी। चूल्हे की रोटी थी। अब और जब 50 रुपए की रोटी या 70 रुपए की रोटी मिल रही है चूल्हे की, अब तो लग्जरी हो गई। और जब हमारे जीवन में शामिल थी वो जब पिछड़ापन था। ये है, मतलब गांव पिछड़े नहीं है, हाँ, बस उनको दिखाया ऐसे गया कि तुम पिछड़े हुए हो। पिछड़े नहीं थे, वैज्ञानिक थे। अब पिछड़े हैं क्या आज के दौर में? अब तो पिछड़ गए हम। अच्छा, पिछड़ गए। अब तो सिस्टम ऐसा बना दिया, ठीक है, क्योंकि अब कंपनियों का शासन है। ये जो जितने भी सत्ताओं में लोग बैठे हैं, कंपनियों के गुलाम है, कंपनियों के नौकर हैं। ओके। कंपनियों की नीतियों को लगवाते हैं, और कंपनी को क्या चाहिए? प्रॉफिट। बिल्कुल। तुम जो कमा रहे हो, कंपनी ये चाहती है कि देश के गांव में, गांव तक रहने वाली जो जनता है, वो जो कुछ कमा रही है वो हमारी जेब में आना चाहिए। ये कंपनियों का टारगेट होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमा रहे हो, इसलिए नौकरी करके, बिजनेस करके, या फिर खेती करके, जैसे भी कमा रहे हो। जहां गांव से 1 रुपया भी बाहर नहीं जाता था, आज उस गांव से सब कुछ कंपनियों के पास जा रहा है। कुछ नहीं जाता था कंपनियों के पास गांव से। आपस में वाटर सिस्टम चलता था, आधा वस्तु से वस्तु विनिमय चलता था। अब तो कोई मतलब नहीं है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि डेयरी से दूध भी जा रहा है, गांव का दूध पूरा डेयरियों में जा रहा है। मट्ठा छाछ आ रही है बाजार से, कंपनी से छाछ बिकने आ रही है गांव में। मैं खुद देखा कि गांव का जो पूरा दूध है, मतलब जैसे हमें दूध चाहिए तो हमें कोई नहीं दे रहा, नहीं, डेयरी पे जाके दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं भैया आप डेयरी से ले लो, हम आपको डायरेक्ट नहीं देंगे। ये ऐसा आलम हो गया फिलहाल। नहीं, ये तो बहुत छोटी बात कह दी तुमने। ओके, बहुत छोटी, इससे भी बड़ी कोई बात? हाँ, जैसे पूरे भारत में जितनी घी की खपत है, जितने किलो घी की खपत है, या जितने लीटर घी की खपत है पूरे भारत में, उतने लीटर भारत में दूध नहीं है। और 20 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो तुम कह रहे हो गाँव जा रहा, सब केमिकल खा रहे हैं, केमिकल से बनता दूध भी, छाछ भी, दही भी, पनीर भी और घी भी, ये सब। मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी, हालांकि रिपोर्ट तो मेरे दिमाग में नहीं है कि किसकी थी या कैसी थी, लेकिन उसमें ये लिखा था कि जितने भी ये ऑनलाइन डिलीवरी फूड वाले हैं और जितनी भी ये उसमें छाछ या दही बेच रहे हैं, तो वो सब केमिकल से बन रहा है। सब केमिकल, वो पूरा महीने भर ऐसे ही रखी रहती है, बिल्कुल खट्टी नहीं होती है। हाँ, एक नंबर का। अब हमारा जो संगठन है जनता सरकार मोर्चा, उसका जो ध्येय है वो भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना, ये है जनता से। भाई भारत में भारतीयता ना हो फिर भारत कैसा? बिल्कुल सही।
जो हमारी विशेषता थी, जो हमारे गुण थे, जो हमारी काबिलियत थी, जो हमारी योग्यता थी, उसको पिछड़ापन बता दिया। मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, आपकी उम्र 50-60 से करीब होगी जी। आपने कई सरकारें देखी होंगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तक जितनी भी आपने सरकारें देखी या आपने सुनी भी होंगी अपने पिताजी से और दादाजी से, तो आज़ादी से लेके अब तक ऐसी कोई सरकार है जिसने देश के हित में काम किया हो? कोशिश करी करने की। किसने? लाल बहादुर शास्त्री। उनका मुझे एक वाकया याद है कि जब मैंने पढ़ा भी था ये वाला, तो खैर कि उन्होंने जो है, जब उनसे लाल गेहूं आता था अमेरिका से, वो एक दिन में ही बंद करवा दिया था, एक झटके में, कि भाई हम नहीं खाएंगे वाला गेहूं। और उसी वजह से फिर वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जहाँ पे वो बिल्कुल बिल्कुल मैं सही कह पा रहा हूँ इसका मतलब। तो उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। एक राजीव गांधी ने प्रयास किया। ओके, कैसे? ग्राम स्वराज्य, ग्राम पंचायत को अधिकार देने का निर्णय राजीव गांधी ने लिया था, कानून बना दिया था। ओके, कि अब जितने भी ग्रामीण के निर्णय होंगे वो खुद ही ग्राम पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायत ग्रामों को अधिकार देती है। न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, ये सब गांव की अपनी व्यवस्था होगी, हमारा कोई मतलब। और अभी सब धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। वो खत्म कर दिया, सब खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, जो सरकार ने लॉन्च किए हैं, क्या इससे बाहर तस्वीर बदल सकती है? कि अपना समझा था मेक इन इंडिया है, उसमें तो ये कहा गया ना कि भारत में ही बनेगा सब कुछ। देखो, दो चीजें, एक तो भारत में निर्माण होना, एक असेंबल होना। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो दुनिया जो आइटम बना रही है उसके पार्ट्स अलग अलग आते हैं। हाँ, वो ऐसे जोड़ देते हैं, बहुत सी कंपनियां करती हैं। तो वो जोड़ देते हैं, बस इसके अलावा भारत में कुछ नहीं। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बन नहीं रहा है, बन कुछ नहीं रहा, असेंबल होके सिर्फ नाम लिख दे रहा है कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, इसमें अंतर है ना। ओके, हाँ, मेड इन इंडिया जो बनता हो। हाँ। और बन अभी कुछ है नहीं रहा, नहीं बन रहा, जैसे उत्पादन हो रहा, तो गेहूं और सब तो हाँ, उसको जो भाई जो कच्चा माल है वो जो विदेशों से बन के आ रहा है यहाँ, जो असेंबल हो रहा है, उसका रॉ मटेरियल भारत से ही जाता। ये जो आजादी है ना, ये जो कह रहे हो कि 1947 में, ये तो मतलब है ना 1947 में देश और समाज वो चलता है व्यवस्था से। भारत जो चल रहा है जिस व्यवस्था से, ये व्यवस्था बनाई थी अंग्रेजों ने, और ये बनाई थी 1860 में। 1860 में? हाँ, टैक्सेशन सिस्टम अंग्रेज लेकर गए 1860 में। ओके, मतलब कि मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि जितना भी अभी कानून व्यवस्था सब बनी हुई है, ये सब उनकी सब बनाई हुई है। टैक्सेशन सिस्टम 1860 का है, वही चलता आ रहा है। और सिविल सर्विस एक्ट 1860 का है, वही चलता आ रहा है। इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का है, वही चलता आ रहा है। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब 1860 के हैं। और 1860 में जब ये व्यवस्था बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी कि भारत को हमें हजारों साल तक गुलाम बना कर रखना है, लूटना है। ओके, और उसी व्यवस्था को ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वो 1947 के बाद भी वही व्यवस्था चल रही है। तो 1947 में जो आप आजादी की बात कर रहे हो, आजाद भारत नहीं हुआ, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ओके, जिस व्यवस्था को रूल करते थे अंग्रेज, उसी व्यवस्था को 1947 के बाद भारत के ही नेता वो रूल कर रहे हैं। व्यवस्था वही है, तो शासन करती है व्यवस्था। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है कि विभीषण जो है वो राम जी से कह रहे थे कि अब लंका तो आपने जीत ली, तो अब आप इस पे स्थान करिए, मतलब बैठिए इस पे, तो आप राम राज्य लाइए यहाँ लंका में। तब उन्होंने ये कहा था राम जी ने कि मैं जो नियम बता रहा हूँ, जो मैं व्यवस्था बता रहा हूँ, उसको यहाँ लागू कर लेना। अगर तुमने वो लागू कर ली तो यहीं पे राम राज्य आ जाएगा। वो राम राज्य आ जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, राम राज्य रहेगा। राम राज्य रहेगा। मेरी बताई हुई व्यवस्था को अगर तुम्हें लागू कर लोगे तो यहाँ राम राज्य रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं। और अगर यहाँ रावण की बनाई हुई व्यवस्था में मैं भी यहाँ शासन करूं तो यहाँ रावण राज्य रहेगा, राम राज्य कभी नहीं आया। तो बेसिकली हम अभी भी उसी लूप में फंसे हुए हैं अंग्रेजों के, वही व्यवस्था जो वो बना के चले गए। एक मैं वो बताता हूँ, पहले बोलते थे यहाँ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट बोलते थे, तो जो ब्रिटिश शब्द था उस पर चिप चिपका दी है। ओके, लिखा हुआ, अच्छा, उस पर चिट लगा दे व्हाइट रंग की। हाँ, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की जगह अब इंडिया गवर्नमेंट होगी, ब्रिटिश। काम वही हो रहा है, सब काम वही। मैं इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि हम जब एडिटिंग करते हैं बैठ के तो हमको बहुत सी चीज छुपानी होती हैं, तो कोई गलती होती है ना, उसमें हम पट्टी मार देते हैं। ठीक है। अब आज भी भारत में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ही चल रही है, वही शासन कर रही है। ठीक है। अब ये युवा जो है आज का, ये कभी भारत को समझ पाएगा
या नहीं समझ पाएगा? उनका पूरा प्रयास है, षड्यंत्रकारियों का पूरा प्रयास है। मतलब भारत का युवा वो भारत को भूल जाए। उसके तो प्रयास भी बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया आ गई, उसमें उलझा रहता है। देखो, अगर ये भारत सरकार है, अगर भारत सरकारें होती या यहाँ की सरकारें भारत की सरकारें होती, ब्रिटिश सरकारें नहीं होती, तो इस देश में एक कृषि का जो सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि भारत को बोलते हैं कृषि प्रधान देश। बिल्कुल। और भारत के जो उद्योग हैं, भारत कृषि प्रधान ही नहीं उद्योग प्रधान देश भी था। उद्योग के मूल में क्या था? खेती। खेती। अब दो तरह की बातें हो गई। एक तो खेती करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो उद्योग बनाते थे, और एक खेती से जो उत्पादन आता था उस उत्पादन से ही उद्योग चलते थे। गेहूं से दलिया बनाना, बिल्कुल, गेहूं से सूजी बनाना, गेहूं से आटा बनाना, मैदा बनाना, गेहूं से मैदा बनाना, तो दालें बनानी, तेल निकालना, कपड़ा बनाना। तो ये मतलब दो काम हो गए उद्योग के। एक तो खेती की जरूरतों का सामान बनाना, हाँ, एक जो उत्पादन आता था उसके सामान बनाना, उसके उद्योग चलने, जो कन्वर्ट करना है उसको। तो इसलिए खेती के कारण यहाँ का उद्योग जो है उद्योग प्रधान देश था, बहुत ऊंचा था। जहां तक मुझे पता है कि 33% हिस्सा था हमारा एक्सपोर्ट में। वो एक्सपोर्ट में। तो ये जो खेती का जो सेक्टर है ये एक ऐसा सेक्टर है जो भारत के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, ये सेक्टर सबको रोजगार दे देगा। एक भी व्यक्ति भारत में बेरोजगार नहीं रहेगा। इस पे अगर भारत के अंदर भारत की सरकारें होती तो वो पर ध्यान देते, खेती के इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि हर इंसान की एक अलग क्वालिटी होती है, अलग उसके अंदर कला होती है, अलग टैलेंट होता है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर एक उस देश की एक अलग टैलेंट था और वो थे कृषि। उसी को हमने मार दिया, पर हम भाग रहे हैं चारों तरफ कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम इस वाले उत्पादन में चले जाते हैं, चलो हम आज ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। लेकिन जो करना है, जिसके लिए पूरा पृष्ठभूमि बनाया गया है, जिसके लिए पूरी नेचर बना हुआ है, जिसके लिए ईश्वर ने सब कुछ दिया है, भाई 3 महीने बारिश है, 3 महीने गर्मी है, 3 महीने सर्दी है, आप तरह तरह के फल मतलब फल सब्जी सब उगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर ध्यान ना देकर हम लोग और 50 चीजों को लगे हुए हैं कि हम अमेरिका बन जाएंगे, हम लंदन बन जाएंगे, हम जापान बन जाएंगे, लेकिन हम भारत कब बनेंगे इसका कोई वो नहीं है। उल्टी दिशा में चल रहे हैं और ना ही कोई मतलब कोई कोशिश भी है कि भाई हम बना पाएंगे। कुछ नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार ये बता दें कि अगर कभी कोई सरकार आ गई जो भारत को भारत बनाना चाहती है, जनता सरकार मोर्चा तो वो कैसे बना सकती? जनता सरकार मोर्चा करेगा ना, भारत को भारतीय तकादार और फिर से खड़ा करेगा। कैसे? मैं बताता हूँ, संक्षिप्त में बताइए। मैं बताता हूँ। एक मूर्तिकार होता, तो एक पत्थर छांटता, पत्थर लेकर आता, और उस पत्थर के अंदर मूर्तिकार क्या करता, उसको मूर्ति को एक आकार देना है। हाँ जी। मूर्तिकार को तो ऑलरेडी उस पत्थर में पहले से ही मूर्ति है। हाँ। अब वो छेनी हथौड़ी लेता, ठीक है, उस मूर्ति के ऊपर जो आवरण है पत्थर के रूप में, उसको छांटना शुरू करता। ठीक है, वो मूर्तिकार है, वो छांटना शुरू करता, और छांटते 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 उसमें एक मूर्ति निकल जाती है। बिल्कुल। लेकिन उसे निकालने के लिए चाहिए तो मूर्तिकार। हाँ, मूर्तिकार चाहिए ना। बिल्कुल, मैं नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता, उसको मूर्तिकार चाहिए। तो जो भारत को भारत बना के रखने वाले लोग थे, उनके अंदर जो टैलेंट था, टेक्नोलॉजी थी, जो उनके अंदर वो था, उसको मार दिया है मोबाइल के, टीवी के, फ्रॉड, ये जो बैंकिंग और बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, तो ये सब उसका ढेर उड़ा दिया। तो जनता सरकार मोर्चा काम क्या कर रहा है, उन मूर्तिकारों का निर्माण कर रहा है। मतलब भारत क्या है, क्या था, ये बता भी रहा है, क्या है वो बता भी रहा है। और ऐसे लोगों को, भारत बनाने वाले लोगों को, भारत को पुनः स्थापित करने वाले लोगों को तैयार कर रहा है। तैयार। जब वो तैयार हो जाएंगे तो भारत बनाने के लिए जोड़ना कुछ नहीं है। भारत के ऊपर पिछले हजारों साल से जो थोपा गया है, उस थोपे हुए को हटाना है, भारत का स्वरूप निकल जाएगा। ऑलरेडी भारत तो वो है, भारत तो है, बस उसको हटाना है। हुआ क्या है, अभी तो बिजली के माध्यम से लाइट जल रही है, ठीक है ना। पहले हम क्या करते, दिए से, लालटेन से पढ़ते थे, तो लालटेन होती थी,
तो जब हम रात को पढ़ने का टाइम होता था तो लालटेन की चिमनी निकालते थे जो कांच की होती थी, उसको साफ करते थे, साफ करके उसको लगाते थे, तब वो ज्यादा रोशनी देता था, तो वो बढ़िया रोशनी, उसके पास बैठ करके हम पढ़ते थे। लेकिन विदेशी आक्रांतों ने आकर, षड्यंत्रकारियों ने क्या किया, जिस जो लौ जलती थी उसके लालटेन के अंदर और वो चिमनी में से होकर प्रकाश आता था, उसमें पढ़ते थे, उस चिमनी को साफ करना बंद कर दिया। ओके। और धीरे 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 अंधकार में हो गया, वो धुआं जमता गया। काली, जिस लौ के पास बैठ करके हम पढ़ते थे, अब उस चिमनी पर जमी हुई जो काला जमाई गई है, जिसके सहारे हम पढ़ते थे, वो लौ दिखनी बंद हो गई। तो भारत वो लौ है, पूरी दुनिया जिसके प्रकाश में, ज्ञान में, उस भारत की अपनी ही लौ वो दिखनी बंद हो गई है। इतना थोप दिया उसके ऊपर आवरण, मतलब बाहर की जो है अनायास चीजें, बेकार की इतनी थोप दी है कि उसकी नेचुरल, मतलब उसको दबा दिया गया। तो उसको हटाना है। भारत का स्वरूप अपने आप निकलिए, अगर वो है गांव। जनता सरकार मोर्चा को गांव पे काम करना है। गांव के लोग से समझ में आ गई कि तुम जो जीवन आप जी रहे हो ये बेकार है, ये तो महापिछड़ापन है। लग्जरी लाइफ तुमने जो छोड़ दी, कोई बीमार नहीं था, कोई तनाव में नहीं था, कोई टेंशन में नहीं था, कोई डिप्रेशन में नहीं था, धन की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी, खाना पीना अपना था, खाना पीना अपना था, लोग स्वस्थ थे, मस्त थे, आजाद थे, हैप्पी थे, खुश थे, ये चीज भाईचारा था, परिवार ऐसे थे। एक हम जनता सरकार मोर्चा गांव को समझाने में सफल हो जाएगा कि ज्यादा तो अमीर थे, अब हम धीरे धीरे पिछड़ गए। हाँ, चलिए। अरे तुम संतान पैदा कर रहे हो, संतान पैदा करी किस लिए? बुढ़ापे में काम आए, बुढ़ा लाठी बनेगी बुढ़ापे में, और तुम छोड़ कुछ नहीं रहे उसके लिए। नहीं छोड़ नहीं रहे, वही छोड़ भाग जा। अरे अजीब, ये बहुत बढ़िया। ये बात तो खैर दुख की थी, लेकिन मेरी हंसी निकल गई इस बात को देख के कि कैसा होता है। मतलब हम समझ रहे हैं, जो लग्जरी लाइफ थी हमारी, हमने उसको छोड़ दिया। ऐसे बैठते थे तो बेसिकली डाल करके। पिछड़े गांव नहीं है, अब बना दिया गया। अब हम क्या लग रहे हैं, बच्चों को क्या बना रहे हैं? एक काम रहता है बच्चों पे, जुबान पे। अब वो उनकी जो नौकरी, जब आते हैं ना घर, वो शब्द निकलते हैं उनके मुंह से, घर पे भी निकलते हैं। अच्छा, जैसे क्या शब्द है? यस सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके सर, ओके सर, फाइन सर। ये किसके शब्द है? ये गुलामों के शब्द है, ये गुलामों के शब्द। यस मैडम। लोगों से जानकारी सब छुट रही है, सब खत्म हो गया। चलिए, ये थे वीरेंद्र सिसोदिया के विचार कि भारत को पुनः भारत कैसे बनाया जा सकता है, बेसिकली इंडिया को भारत कैसे बनाया जा सकता है। अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो इंडिया है, भारत नहीं है। इसी बात को हमें समझना पड़ेगा। हम ऐसे ही और भी एपिसोड लेकर आएंगे, जैसे कि राष्ट्रवाद क्या है, शिक्षा व्यवस्था, ये सारे टॉपिक हम लोग इसमें धीरे धीरे कवर करेंगे। और ऐसे ही हर हफ्ते या फिर 15 दिनों में एक एपिसोड हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय भारत।